द कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटलिक स्फीयर इज 1 माइक्रोफैरड, इट्स रेडियस इज नियरली, कैपेसिटेंस देके रेडियस पूछ रहे हैं। तो कैपेसिटेंस स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो रेडियस जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻⁶, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। सो इट इज़ 9 इंटू 10⁻³ मीटर्स। 9 किलोमीटर उसकी रेडियस होगी। 9 किलोमीटर अगर रेडियस है तब उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो 1 माइक्रोफैरड हो पाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वलेंट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है फोर्स पर कूलाम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड जो है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो इट इज़ न्यूटन पर कूलाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। तो नॉट इक्वलेंट टू कौन सी नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो पहली तो है न्यूटन पर कूलाम है। अब अगर इसमें हम मीटर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो न्यूटन इंटू मीटर ये जो होता है ये बन जाएगा जूल, तो एक यूनिट तो ये बन जाएगी जूल पर कूलाम इंटू मीटर, यानी ये वाली यूनिट भी है। तो अगर ये वाली यूनिट है तो ये वाली यूनिट फिर नहीं होगी, और यही पूछ रहे हैं कौन सी यूनिट नहीं है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्या वोल्ट पर मीटर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जूल पर कूलाम जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये अपने आप में वोल्ट होता है, तो यही यूनिट बन सकती है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होगी। तो कौन सी यूनिट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो योर आंसर इज जूल पर कूलाम, ये यूनिट नहीं है। जूल पर कूलाम जो होता है वो वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जूल पर कूलाम पोटेंशियल की यूनिट होती है, फील्ड की यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो पोटेंशियल दिया है सिर्फ x का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो होगा माइनस dv/dx, और क्या लगाएंगे आई कैप। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, सिर्फ x का फंक्शन है। अगर ये x/z सबका फंक्शन होता तो थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो होता आपका माइनस टाइम्स डेल v/del x आई कैप प्लस डेल v/del/j कैप प्लस डेल v/del/z k कैप। पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये हमने क्या फाइंड किया, हमने पोटेंशियल का ग्रेडियंट फाइंड किया और उस पर माइनस लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमारा वन डायमेंशनल है तो हम सिर्फ इसी से काम चला देंगे। सॉल्व करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 10 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन किस पॉइंट पे निकालना वो भी दिया है, x इक्वल टू 1 पे निकालना। तो जैसे आप x इक्वल टू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा -20 आई कैप। सो योर आंसर इज ए पार्ट। वोल्ट पर मीटर क्या होगी, उसकी यूनिट होगी, और माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं होगा, वो होगा x इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा। Electric potential at a point x from the center inside a conducting sphere of radius r carrying a charge q। समझिए क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस उसकी r है, चार्ज q है। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, उसके अंदर तो फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो q चार्ज है, r रेडियस है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, इसकी एक स्फेरिकल शेल हो या एक कंडक्टर हो, तो अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ढंग से समझ लेना, सिंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस का होता है, और सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, वो होगा KQ/R। सो योर आंसर इज ए पार्ट। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि अंदर आप कहाँ हो, आप यहाँ हो, यहाँ हो, अंदर किसी भी पॉइंट पे हो, हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है, और वही होता है जो सरफेस का होता है। If the charged spherical conductor of radius 5 cm has potential V at a point 5 cm from its center, ठीक, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उसका पोटेंशियल V है कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर।
देन द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी। तो डायग्राम बनाएंगे, कुछ खास नहीं है ये। रेडियस भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी दे रहे हैं, तो सरफेस का ही तो पोटेंशियल दे रहे हैं आपको, तो सरफेस का ही पोटेंशियल है। ठीक है, कितना दिया है? वो दिया है v। तो v लिखोगे आप कितना, k क्यू बाई आर। आर कितना है? आर है आपका 0.05 मीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर, ये v दिया है। अब कह रहे हैं सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर बताओ। तो 30 सेंटीमीटर जो पोटेंशियल होगा v डैश, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन 0.30। ये 30 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल हो जाएगा। अब आपको ये देख के बताना है कि v डैश v का कितने टाइम्स होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। v डैश अपॉन v जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5/30, सो इट इज 1/6। सो v डैश इज v/6। सो योर आंसर इज बी पार्ट। डिस्टेंस जब आपने 6 गुनी कर दी तो पोटेंशियल आपका 1/6 हो गया। क्लियर? Two plates are at potential -10 volt and +30 volt. If the separation between the plates be 2 सेंटीमीटर, फील्ड पूछ रहे हैं। तो फील्ड जो होगा, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया, सेपरेशन दिया, तो एवरेज फील्ड जो होगा वो हो जाएगा -ΔV/ΔX। आपको याद हो, अगर हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था -dV/dx। तो ये -dV/dx और -ΔV/ΔX, ये दोनों सेम बात है। ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है और ये किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है। ठीक है, पोजीशन वाइज। ठीक है, इंस्टेंट तो नहीं कहेंगे, किसी भी पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उसका तरीका ये है, और पूरा एवरेज निकालने का तरीका ये है। तो लगाते हैं, फिर इसमें सॉल्व करते हैं। कितना आने वाला है? -ΔV। ΔV क्या होगा? V2 - V1। V2 - V1, तो ये हो गया 30 -10 अपॉन सेपरेशन कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 0.02। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है -40/0.02। पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2000 न्यूटन पर कूलाम कह सकते हो या वोल्ट पर मीटर कह सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब माइनस साइन क्या बता रहा है वो समझिए। अगर पहली प्लेट का पोटेंशियल -10 वोल्ट है और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल आपका +30 वोल्ट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव x डायरेक्शन में होगी। इस तरह से होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ होता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अब यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही टिक करना है, क्योंकि सारे आंसर मैग्नीट्यूड में ही दिए हैं। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angles between the axis of the dipole and the line joining the point to the dipole are respectively। समझ लिया आप इस बात को। देखिए, एक डायपोल बनाएंगे, मान लिया ये आपका, यहाँ बनाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है -Q और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है +Q। और हम मान लिया डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लिया मैंने डायग्राम बनाया, इसके डायपोल के सेंटर से हम कितना दूर पोटेंशियल मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं? r डिस्टेंस में। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आपकी r। तो कुछ समझने वाली बात यह है कि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उस पॉइंट का होगा जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के सबसे करीब होगा और नेगेटिव चार्ज से सबसे दूर होगा, और वो पॉइंट आपका लाई करेगा यहाँ। ये वो पॉइंट होगा जो पॉजिटिव चार्ज के सबसे पास है और नेगेटिव चार्ज के सबसे दूर है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे हाईली पॉजिटिव होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का। और लोएस्ट पोटेंशियल किसका होगा? यानी लोएस्ट पोटेंशियल मतलब नेगेटिव से नेगेटिव पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा? तो वो पॉइंट होना चाहिए जो नेगेटिव चार्ज के सबसे पास हो और पॉजिटिव चार्ज से सबसे दूर हो। तो वो पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा ये। तो ये जो पॉइंट है इसका लोएस्ट पोटेंशियल होगा, मिनिमम पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और ये जो पॉइंट है
इसका हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है, तो दोनों चार्ज जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वो पॉइंट है जिसका पोटेंशियल होगा जीरो। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के जब हम सबसे पास, नेगेटिव से सबसे ज़्यादा दूर, तो इसका मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो मैं उसको मिनिमम पोटेंशियल कह रहा हूँ। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा और नेगेटिव का मतलब कम होता है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा इसका मतलब और कम होता जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका? आपका आंसर बनेगा 0 एंड 180 डिग्री। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर ही होती है, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। जब पोजीशन वेक्टर और डायपोल मूवमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जब पोजीशन वेक्टर और डायपोल मूवमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल है तो मिनिमम पोटेंशियल है। An electric dipole when placed in a uniform electric field E will have the minimum potential energy if the dipole moment makes an following angle with the electric field. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P.E। आराम समझिए। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये बनेगा Pe cos थीटा। अब आप बताइए इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कब होगी? तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी -Pe, और वो तब होगी जब cos थीटा आपका 1 होगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस, सी पार्ट। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी +Pe, और वो कब होगी? जब cos थीटा आपका -1 होगा, और cos थीटा -1 कब होता है? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड बाई एन अल्फा पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट एट 70 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 50 वोल्ट? तो आप मुझे ये बताइए कितने पोटेंशियल डिफरेंस है आपने उसको एस्केलेट करा दिया। 70 वोल्ट से आपने उसको 50 वोल्ट पे पहुंचा दिया, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस है आपने उसको एस्केलेट करा दिया? तो 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है वो एस्केलेट हो गया। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू जितने पोटेंशियल डिफरेंस है आपने उसको एस्केलेट करा दिया। ठीक, ये जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल का वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है या 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। 2e के बराबर चार्ज होगा प्लस 2e के बराबर। कितने पोटेंशियल डिफरेंस है आपने उसको एस्केलेट कराया? 20 वोल्ट से। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेगा? तो वो हो जाएगी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेगा। ए पार्ट। A charged particle of mass m, charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E. ड्रॉ करेंगे। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उसके अंदर आपने एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है। क्या चार्ज था? चार्ज Q था, मास कितना था? m, रेस्ट से आपने इसको रिलीज किया। तो ये पूछ रहे हैं टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर लेगा? टी टाइम के बाद, टाइम दिया है आपको। तो जरा देखिए फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स इस पर Q ही लगेगा। फोर्स अपॉन मास, तो ये बन गया एक्सेलरेशन। ठीक, और एक्सेलरेशन आपको पता है तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू आपका 0 है, एक्सेलरेशन है QE/m, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी एट टाइम t। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत ही आसान हो गया फिर। हाफ mv²। टी टाइम के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ mv²। सो योर आंसर इज हाफ m, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा Q² E² T² अपॉन m²। तो एक m से एक m कैंसिल, तो कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? Q² E² T² अपॉन 2m। सो योर आंसर इज सी पार्ट।